डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, लेकिन अब मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहा हूं। 3 साल पहले H-1B वीजा से मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आया था और फिर यहीं का होकर रह गया। 3 सालों से मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। ना दिन देखता हूं, ना रात देखता हूं। काम बहुत मुश्किल है, जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अब थकान सी होने लगी है। अगर मैं काम करता ही रह गया तो जिंदगी कब जीऊंगा। माना मैं काफी ज्यादा कमाई कर रहा हूं, एक अच्छा घर है मेरा, अब मैं यहां पर एक परमानेंट रेजिडेंट ही बन जाऊंगा, लेकिन गाड़ी बंगला सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अकेला अकेला सा रहता हूं। जिस मल्टीनेशनल कंपनी में मैं काम करता हूं, सभी के सभी ऐसे ही हैं, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल। काम के वक्त तो एक दूसरे से बात हम करते ही नहीं। उसके बाद पार्किंग में 1-2 मिनट के लिए हाय हेलो करना पड़ता है, फिर गाड़ी में बैठो और घर की तरफ निकल जाओ। लेकिन मैं तो अकेला हूं, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ना मेरी कभी शादी हुई। इसीलिए अब लगने लगा है पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। शायद इसीलिए मैं पहले इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन अब करने लगा था। और सच बताऊं, पिछले 1 हफ्ते से एक लड़की से मैं बात कर रहा हूं। उसने अपनी तस्वीरें मुझे भेजी और मुझे वो इतनी खूबसूरत लगी, पता नहीं कैसे। उसे देखते ही मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरे लिए बनी है। एक सोशल मीडिया साइट पर सबसे पहले हमने बात की थी। हम दोनों एक ही ग्रुप में थे। उस समय मैं इस सोशल मीडिया साइट को बस खंगाल ही रहा था। सब कह रहे थे कि इससे जोड़ी बनती है। मेरे कुछ कलीग थे जो कहा करते थे कि तू उस सोशल मीडिया साइट को चलाया करना, तेरी भी बात बनेगी। और मुझे अब लगता है बात बनने लगी है। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। मैंने अपने प्यार का इजहार उसके साथ कर दिया, क्योंकि हर रोज किसी एक ही लड़की से बात करना मैं हमेशा से चाहता था। कोई ऐसा जो सिर्फ मुझसे बात करे और फिर अपने बारे में बताए, मैं उसे अपने बारे में बताऊं। 1 महीने बात करने के बाद उसने भी प्यार का इजहार कर दिया। वीडियो कॉल पर मैंने कभी उससे बात नहीं की। मुझे शक भी था, ऐसा ना हो कोई मुझे बेवकूफ बना रहा हो, किसी और ही लड़की की तस्वीरें भेज रहा हो। फिर मैंने उसे अपनी वीडियो भेजने के लिए कहा। उसने अपनी वीडियो भेजी। उसमें मेरे लिए ढेर सारे फ्लाइंग किस थे। मेरा नाम लिया उसने, और फिर मैं समझ गया, यानी वो वीडियो कॉल करना पसंद नहीं करती। और मैंने इसके पीछे जानना चाहा राज क्या है, और उसने बताया वो नॉर्थ डकोटा के एक शहर के पास के एक छोटे कस्बे में रहती है। उसके पास ज्यादा बड़ा घर नहीं है। उसे शर्म आती है और उसे लगता है शायद उसकी शादी कभी नहीं होगी। इस टाउन में कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई। वो घर का काम पूरी तरह से करती हैं, लेकिन बाहर काम करना उन्हें ज्यादा पसंद नहीं है। शायद इसीलिए वो पिछड़ चुकी हैं। और मैं सोच में पड़ा हुआ, अरे क्या अमेरिका में भी ऐसी लड़कियां हैं जो काम करना पसंद नहीं करती। यहाँ पर जितनी भी लड़कियां मुझे मिली, मुझे एक भी लड़की पसंद नहीं आई। हर कोई कहती है कि घर का काम करना उन्हें पसंद नहीं है। वो चाहती हैं किसी अमीर आदमी से शादी हो, जिसके पास नौकर चाकर हो, और वो अपने पति के लिए खाना तक बनाना नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी, चाहे काम कोई ना करे, कम से कम खाना जरूर बनाए और बड़े प्यार से बनाए। उसकी हर एक बात मेरे दिल को चीरती जा रही थी, और धीरे धीरे उसके बिना रहा नहीं जा रहा था। और एक दिन मैंने उसे कह दिया, अगर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे पिता से बात करूं और तुम्हारे रिश्ते की बात अगर चले, तुम हाँ करोगी या ना करोगी। उसने कहा कि मैं हाँ करूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे तुम जितना भी कमाते हो। अब तक मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मैं काम क्या करता हूँ। मैं उसे बस यही कह रहा था
कि काम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ, कम ही डॉलर कमा पाता हूँ, बहुत छोटा सा घर है और गाड़ी शायद 3-4 साल में मैं खरीद लूँ। मैं कुछ राज बनाकर रखना चाहता था और जानना चाहता था कोई ऐसी लड़की करीब आए जो गरीबी में मुझसे प्यार करे, ताकि मैं उसे सरप्राइज कर पाऊँ। ये सब तो झूठ था, मेरे पास काफ़ी रुपए हैं। और उसने कह दिया, एक बार मुझसे मिलने के लिए आओ, मेरे परिवार वालों से तुम बात कर सकते हो। मैं सोच में पड़ा हुआ था कि यूएसए में भी परिवार वालों से बात की जा सकती है, वरना यहाँ पर लड़कियाँ 18 साल की हुई नहीं घर को छोड़ देती हैं और फिर अपने माता पिता से पूछती तक नहीं, सीधे शादी करने के बाद ही बताती हैं। और कुछ तो कई सालों तक लिविंग में रहती हैं, शादी करती ही नहीं और परिवार वालों को पता तक नहीं लगता। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी और ऊपर से उसकी वो नीली आंखें, मैं उसमें खो जाया करता था, सपने देखा करता था। अब उससे मैं मिलना चाहता था। 1 महीने की छुट्टी ली मैंने, किसी को नहीं बताया और मैंने सोचा था सीधे उससे शादी करूंगा और उसे यहाँ लेकर आऊंगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्राइव करनी पड़ी। कैलिफोर्निया से नॉर्थ डकोटा तक ड्राइव करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कोई इंसान अगर प्यार में पड़ा हो तो ये काम आसानी से कर सकता है। 2 दिन तक मैंने ड्राइव की। रास्ते में मैं रुकता रहा, नई जगहों को देखता रहा। हर चीज़ मुझे हसीन लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उस शहर के काफ़ी ज़्यादा करीब था, मैंने देखा वहाँ शहर के आसपास काफ़ी ज़्यादा फेंसिंग की गई है। वहाँ पर आर्मी वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर तो सिटी बॉर्डर भी बनाया गया है और उस सिटी बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद ही कोई भी शहर के अंदर जा सकता है। वो सड़क बहुत ज़्यादा वीरान थी। टोल बूथ पर मैं रुक चुका था और वहाँ कोई टोल बूथ कर्मचारी नहीं बल्कि आर्मी ऑफिसर्स थे और मुझे उन्होंने देखते ही कह दिया, आप अंदर नहीं जा सकते, आपके पास रिटर्न परमिशन नहीं है। मैंने कहा, रिटर्न परमिशन? मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हूँ, यहाँ किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत है? क्या आप बता सकते हैं आपने शहर की फेंसिंग क्यों की है? क्या कोई भी नागरिक अंदर नहीं जा सकता? उन्होंने कहा, सर परमिशन नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते, आपको मेयर से लिखवा कर लाना होगा। मैंने कहा, मेयर से? छोटी सी बात के लिए मेयर से लेटर लिखवाना होगा? ये कोई आसान काम नहीं है। देखो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है, बस मैं एक ही दिन में आऊँगा और फिर वापस निकल आऊँगा। उन्होंने कहा, सर आप अंदर नहीं जा सकते। मैं तो वहाँ झगड़ा करने लगा, नहीं, मुझे जाना है, मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ, ऐसे कैसे नहीं, मुझे जाना ही है। फिर वो कहने लगे, सर कुछ प्रॉब्लम आ गई है शहर में, इसीलिए कोई बाहरी शहर के अंदर नहीं जा सकता, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। उसके बाद जैसे ही मैंने फ़ोन निकाला, मैं इसकी वीडियो बनाना चाहता था। मैं चाहता था अपने लॉयर से बात करूं, मुझे मेरा प्यार चाहिए था। वो लड़की कह रही थी कि मैं अपने कस्बे से बाहर निकल नहीं सकती क्योंकि एक भोली भाली लड़की अकेले कहाँ जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ उससे शादी करने के लिए आना चाहता था। लेकिन अगर मुझे शहर के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मैं झगड़ा करने लगा और उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। वो कहने लगे कि यहाँ पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती और यहाँ की जानकारी भी किसी को नहीं दी जा सकती। मैं झगड़ा करता गया और उसके बाद उन्होंने अपने सीनियर को बुलाया। सीनियर मुझे पास में ही बने हुए एक बड़े हॉल में ले गया। एक कुर्सी पर मैं बैठा था, सामने रखा था एक टेबल, दूसरी तरफ भी एक कुर्सी थी जिस पर वो ऑफिसर बैठा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे इंटेरोगेशन हो रही हो और मैं पूछ रहा था, सर क्या मैंने कोई जुर्म किया है? आप गाड़ी चेक कर सकते हैं, गाड़ी में कुछ नहीं है। उसने कहा, गाड़ी चेक कर ली है, हमें गाड़ी में कुछ नहीं मिला। फिर मेरे होश उड़ गए। सर गाड़ी चेक की आपने बिना परमिशन के, यहाँ के रूल्स अलग हैं क्या? उन्होंने कहा, हाँ इस शहर के रूल्स थोड़े अलग हैं, हम आपको कह तो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है शहर के अंदर, इसीलिए शहर को पूरी तरह से सील किया गया है, कोई भी अंदर आ नहीं सकता। आपने देख ही लिया होगा, कोई भी इस जगह पर मौजूद नहीं है गाड़ी समेत। मैंने कहा, सर देखिए प्यार की बात है, मुझे इस शहर में बुलाया गया है, मैं शहर में एक मेहमान की तरह हूँ, मैं कोई रूल नहीं तोड़ूंगा, सर एक बार जाने दीजिए ना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आखिर मुझे किसने बुलाया है, एड्रेस बताइए। मैंने सब कुछ बता दिया और मैंने कह दिया,
सर मैं शादी करने के लिए आया हूं। शायद इस बात का असर ऑफिसर पर हुआ। उन्होंने अपने ही सीनियर से बात की और फिर मुझे वो ऑफिसर एक बड़ी सी चिट्ठी दिखाने लगा, लेटर, और उसके नीचे मुझे साइन भी करना था। मैंने कहा सर साइन किस लिए? उसने कहा जो भी शहर के अंदर जाता है उसे ऐसे लेटर पर साइन करना पड़ता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, यानी तुम इस शहर के अंदर जा रहे हो, हमारी मर्जी से जा रहे हो और बाहर भी तुम हमारी मर्जी से ही आओगे। हमसे तुम्हें परमिशन लेनी होगी, ना तो तुम कोई क्राइम करोगे ना छिपकर यहाँ से भागोगे। हर बात तुम ऑफिशियल्स को ज़रूर बताओगे और कैमरा, मोबाइल, ऐसा कुछ भी तुम अंदर नहीं ले जा सकते। तुम्हें यहीं पर जमा करवाना होगा, बाहर जाते वक्त तुम्हें मिल जाएगा। मैंने जल्दी जल्दी उस लेटर पर साइन कर दिया और फिर उन्होंने कहा सर आप जा सकते हैं, अब तो समझिए कि आप शहर के ही वासी हैं। मैंने कहा सर मैं शहर का वासी नहीं हूँ, बस कुछ ही दिनों के लिए तो आया हूँ, शादी करूँगा और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, फिर कभी कभी ही आना जाना होगा। वो मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट बड़ी अजीब लगी थी मुझे। गाड़ी लेकर मैं वहाँ से निकला और जैसे जैसे मैं शहर के करीब जाता जा रहा था मैं हैरान होता जा रहा था। वहाँ पर मुझे एक भी गाड़ी नहीं मिली। ये जो रास्ता था, इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे और सड़क के ऊपर तक घास आई हुई थी, जैसे इस घास की कटाई की ही ना जाती हो। सोचने पर मजबूर था कि ये कैसा शहर है। इसके बारे में ज़्यादातर इंटरनेट पर बताया भी नहीं गया। ताज़ा खबर इसके बारे में जानने को मिलती ही नहीं। ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी मैंने। जब मैं शहर तक पहुंचा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी दुकानें, स्टोर मुझे नज़र तो आ रहे थे, लेकिन आसपास गंदगी भी दिखी और उस गंदगी को देखकर मैं हैरान था, जैसे पूरे के पूरे शहर में बहुत कम लोग हों और सफाई को तवज्जो वो देते ही ना हो। एक बिल्डिंग के आगे से गुजर रहा था, करीबन 30 से ज़्यादा लोग थे वहाँ। भीड़ बनाकर हाथ सेक रहे थे। एक ड्रम में उन्होंने आग लगाई हुई थी। ठंड वैसे भी ज़्यादा थी, लेकिन उनके जो कपड़े थे वो काफ़ी पुराने से थे और कुछ ने तो फटे हुए कपड़े ही एक के ऊपर एक डाले हुए। लोग मुझे गरीब लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी एक भी गाड़ी नज़र नहीं आई। कुछ खटारा गाड़ी दूर दूर दिख ज़रूर रही थी, लेकिन उन्हें देखकर ये साफ था वो चलती तो नहीं होंगी, खटारा खड़ी है। जैसे ही वहाँ गाड़ी रोककर एक आदमी से मैंने पूछा कि यहाँ पर गैस स्टेशन कहाँ पर है, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल कम था। अगर मैं शहर में घूमूंगा तो कभी भी पेट्रोल खत्म हो सकता है और यहाँ गाड़ी नहीं है, टो करने में परेशानी भी होगी। मैंने उस आदमी को आवाज़ लगाई। गाड़ी की तरफ किसी का ध्यान गया तक नहीं था, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, बाकी भी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे थे, जैसे उन्होंने कभी गाड़ी देखी ही ना हो या बाहर से कोई यहाँ आता ही ना हो। मैंने उस आदमी को कहा, सर यहाँ गैस स्टेशन कहाँ पर मिलेगा, आप बता सकते हैं? वो एक दूसरे को देखने लगे और फिर उस आदमी ने मुझे जवाब दिया, यहाँ पर कोई गैस स्टेशन नहीं है, गाड़ी जल्दी से बाहर ले जाओ वरना पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ऐसा करो, गाड़ी एक तरफ लगा दो, वो आगे साइकिल रखी है, तुम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हैरान था, अरे सर मैं साइकिल क्यों चलाऊंगा, मेरे पास गाड़ी है। यहाँ पर एक भी गैस स्टेशन नहीं है तो यहाँ लोग काम कैसे करते हैं? उसने साइकिल की तरफ इशारा कर दिया। मैं वहां से निकला क्योंकि सभी मुझे बहुत ज्यादा घूर रहे थे। मैं ढूंढने लगा कोई गैस स्टेशन यहाँ पर तो होगा। मैं चौड़ी सड़कों से निकलता हूँ। शहर में काफी चौड़ी सड़कें थी। मैं घूमता रहा और एक जगह मुझे एक गैस स्टेशन मिल गया, लेकिन वहां पर कोई काउंटर नहीं था और कोई भी गाड़ी वहां नजर नहीं आई। मैं वहां पर फ्यूल फुल कर ही नहीं सका। फिर मुझे वहां से निकलना पड़ा और मेरी गाड़ी में पेट्रोल काफी ज्यादा कम रह गया था। अगर मैं इसे ऐसे ही चलाता रहा और मुझे कोई गैस स्टेशन नहीं मिला, फिर मैं बड़ी परेशानी में फंस जाऊंगा। लेकिन मुझे उस कस्बे की तरफ जाना था जहां पर वो लड़की रहती है, लेकिन शहर से बाहर निकल पाता उससे पहले ही मुझे महसूस हो गया
गाड़ी का पेट्रोल कभी भी खत्म हो सकता है, मैं उस कस्बे तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे एक और गैस स्टेशन मिला, लेकिन उसकी हालत तो पहले वाले से भी खराब थी। मशीनें टूटी पड़ी थी, उससे गाड़ी में पेट्रोल भरा जा ही नहीं सकता था। मैं तो साइन बोर्ड देखता रहा कि इस तरफ गैस स्टेशन है। मुझे लगा था वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बात सच्ची थी। लेकिन यहाँ गाड़ियों का इस्तेमाल लोग क्यों नहीं करते? साइकिल मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही थी, लेकिन लोग काफी कम। जगह जगह साइकिल लगाई गई थी। मैंने उसी गैस स्टेशन के पास बने हुए एक होटल की पार्किंग में गाड़ी को लगा दिया। 3 गाड़ियां वहां पर थीं और तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। गाड़ियां तो वो नई थी, ऐसा लग रहा था उन गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई है। सोच में पड़ा हुआ था, यहाँ दंगे वंगे तो नहीं चल रहे? अरे यार, बड़ी मुसीबत में ना फंस जाऊं। गाड़ी भी मेरी अब लगभग बंद ही है। अगर मुझे पेट्रोल मिला, महंगा भी मिले, मैं टैंक फुल करूंगा और सीधा उस कस्बे में पहुंचूंगा। यह शहर मुझे सही नहीं लगता। फिर होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा और वहां पर मैं बेल मारता रहा। रिसेप्शन पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद एक औरत नीचे की तरफ आई और वो औरत के चलने का तरीका कुछ अजीब ही था, जैसे उसके घुटने सही से काम ना करते हों। अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा रखते हुए ही वो चल रही थी। और जब वो रिसेप्शन पर आकर खड़ी हो गई, मुस्कुराई जा रही थी और उसकी मुस्कुराहट रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ आंखों में भी अजीब था और कुछ ही समय में मैंने देखा कि वो आंखें झपकती ही नहीं है, बस एक टक लगाए देखे जा रही थी। बोली कुछ भी नहीं। मुझे बात करनी पड़ी। जी, यहाँ पर कोई कमरा मिलेगा होटल का? मैं रुकना चाहता हूँ। देखिए, मुझे आगे वाले कस्बे में जाना था, लेकिन यहाँ कोई गैस स्टेशन है ही नहीं। क्या मुझे आप पेट्रोल मुहैया करवा सकते हैं? मैं आपको ज़्यादा $, देने को तैयार हूँ। और क्या एक रात रुकने के लिए जगह मिलेगी? वरना मैं एक ही दिन में काम निपटा देता, लेकिन अब रुकना पड़ेगा, क्या करूँ? वो कहने लगी, जी कोई भी कमरा, सभी खाली ही तो पड़े हैं। बाकी पेट्रोल नहीं मिल सकता, वो तो यहाँ पर मौजूद है ही नहीं। सभी पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल कोई करता नहीं। अगर आपको उस कस्बे तक जाना है, साइकिल बाहर लगी है, कोई भी चुन लीजिए जो आपको अच्छी लगे। मैं उसकी तरफ देखता रहा। मैंने कहा, जी एक रात के कितने बनेंगे? उसने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी होटल खाली ही पड़ा था, कोई गेस्ट आ गया तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप रुक सकते हैं, अपनी मर्जी से चुनाव कर लीजिए। मैं तो देखता रह गया। उसके बाद जो सबसे पहले फ्लोर पर आगे वाला कमरा था, मैंने उसका दरवाजा खोला। चाबी उसमें ही लगी हुई थी। कमरा पूरी तरह से साफ था, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिट्टी जरूर थी, जैसे काफी लंबे समय से उस कमरे का इस्तेमाल ना किया गया हो। गाड़ी से थोड़ा सामान निकाला मैंने। मैं नहीं चाहता था मैं ज्यादा सामान बाहर लेकर आऊं, मुझे कुछ भी सुरक्षित नहीं लग रहा। लेकिन मैं पेट्रोल का इंतजाम कैसे करूं? ऐसा करता हूं, यहाँ थोड़ा सामान रख देता हूं, बाकी गाड़ी के अंदर ही रखूंगा। जब भी निकलने की बारी आए, मैं यहाँ से निकलूंगा और देखता हूं वो लड़की से किसी तरह से बात की जा सकती है या नहीं। यहाँ पर इंटरनेट तो होगा ना। मैं सबसे पहले बाथरूम में गया, नहाया। फ्रेश होने के बाद मैं नीचे गया। रिसेप्शन पर उस औरत से मैं बात कर रहा था। जी फ़ोन मिलेगा, मैं किसी से बात करना चाहता हूँ। उसने कहा, नहीं, यहाँ पर फ़ोन मौजूद नहीं है। मैंने कहा, जी लैंडलाइन? उसने कहा, नहीं, मोबाइल लैंडलाइन यहाँ पर काम नहीं करते, पहले वाले पड़े हुए हैं, चेक कर सकते हो। सामने लैंडलाइन पड़ा था, काम नहीं कर रहा था, मोबाइल किसी के पास था नहीं। मैंने कहा, जी इंटरनेट कैफ़े कहीं पर होगा, मुझे ज़रूरी ईमेल करनी है। उसने कहा, नहीं, यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल कोई नहीं करता। उसकी बातें सुनने के बाद मैं स्तब्ध था। ये कैसा शहर है? ना किसी के पास फ़ोन है, ना लैंडलाइन है, ना कोई इंटरनेट चलाता है। चल क्या रहा है इस शहर में? अब मुझे भूख भी लगी हुई थी, तो मुझे लगा मुझे बाहर चलना चाहिए, बाहर जाकर कुछ खाना चाहिए। लेकिन रिसेप्शन पर वो औरत मुझे रोकने लगी और कहने लगी, अंधेरा होने वाला है, आप बाहर मत जाइए,
बाहर सुरक्षित नहीं है। मैंने कहा मुझे भूख लगी है। उसने कहा तो मैं खाना आपके कमरे में ले आती हूँ। मैंने कहा लेकिन वहाँ कोई मेन्यू नहीं है, क्या आप मुझे कोई मेन्यू दे सकती हैं, मैं ऑर्डर कर दूँ। उसने कहा यहाँ ऐसा नहीं होता, जो मिले वही खाना पड़ता है। क्या आप खाना खाना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं बाहर खुद देख लूँगा। उसने कहा नहीं, बाहर मत जाइए, बाहर सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। अंधेरा हो चुका था, स्ट्रीट लाइट्स काम तो कर रही थी, लेकिन बाहर पूरी तरह से सुनसान। ऐसा लग रहा जैसे कोई बाहर निकला ही ना हो। आसपास कुछ रेस्टोरेंट मुझे दिख रहे थे, डाइनर भी नजर आ रहा था, तो मैं उसकी तरफ बढ़ने